पूरे आतंक की कहानी को आपने देखा और आज जब नक्सलवाद को खत्म होते हुए देख रहे हैं, आपका अपना अनुभव क्या रहा? गांव के गरीब आदिवासी भाई बहनों को गोली से भून करके हत्या करते हुए देखा है। लेकिन सोशल मीडिया में एक अलग नैरेटिव दिख रहा है कि जल जंगल जंग, मैं एक एक करके इसका जवाब देता हूँ। और नक्सलियों को इसलिए मारा गया ताकि जल जंगल जमीन पर लूट की जा सके। आज भी उनको नक्सली आतंकवाद के नाम से जाना है। जो नेता है उनके बयान लगातार वायरल होते रहते हैं। वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली नक्सलियों के समर्थक रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन चुनाव कैसे जीत जाते हैं? ये चुनाव में भी नक्सलियों का सहयोग मिलता है। वहाँ में क्या बस्तर में सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या दिखी? क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे जो लोग हैं जो नक्सल समर्थक रहे वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए भी ये सब कर रहे हैं? पूरे देश में यह घोषणा की गई या हम कहें कि हम सबने जो सुना कि देश सशस्त्र माओवाद से मुक्त हो गया है, नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, तो एक बेचैनी भी थी और एक खुशी भी थी। बेचैनी इस चीज के लिए कि कहीं इस घोषणा के बाद एक बार फिर माओवाद किसी और तरीके से सामने ना आ जाए या माओवाद का जो सशस्त्र रूप है वो किसी और तरीके से सामने ना आ जाए। और प्रसन्नता और खुशी इस बात की कि देश ने 5 दशकों के इस आतंक से मुक्ति पाली है। देश ने जो बस्तर है उसने 4 दशकों से जो दंश झेला है उससे मुक्ति पाली है। और उसी बस्तर का जो सुकमा, जहां से खूंखार माओवादियों का जो गढ़ माना गया, जो खूंखार माओवादी, जो हिड़मा जैसे माओवादी उसी सुकमा जिले से जुड़े हुए थे, उसी सुकमा जो माओवादियों का सबसे बड़ा गढ़ रहा, उसी सुकमा का जगरगुंडा क्षेत्र जो माओवादियों की उप राजधानी कहलाने लगा था, उसी सुकमा में जहां पे माओवादियों ने एर्राबोर से लेकर झीरम घाटी जैसे घटनाओं को अंजाम दिया, वही सुकमा अब माओवाद से मुक्त है। और उसी सुकमा के कई जो लोग हैं वो अब कह रहे हैं कि उन्हें इतने दशकों के बाद जो मुक्ति मिली है उस पर वो भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं। उसी सुकमा के एक व्यक्ति हैं सोयम मुका जी। पहले भी हमने उनके साथ चर्चा की है। सलवा जुडुम के शुरुआती समय से वो उस पूरे अभियान का हिस्सा रहे, 1991 के समय से उसका हिस्सा रहे। नक्सलवाद जब बस्तर में पहली बार अपनी पैर पसार रहा था उस दिन से उन्होंने नक्सलवाद को देखा है। और आज जब नक्सलवाद, सशस्त्र माओवाद खत्म हो गया है, उसे भी वो देख रहे हैं। तो सोयम मुका जी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नक्सलवाद की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक की पूरी यात्रा को, उस पूरे आतंक को अपने आंखों से देखा है। आज हम उन्हीं के साथ चर्चा करने वाले। चर्चा गंभीर है लेकिन महत्वपूर्ण भी है। सोयम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द नैरेटिव पर एक बार फिर से। नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। बहुत धन्यवाद भी कि आपने दोबारा हमसे चर्चा करने का जो एक आग्रह था मेरा, उसे आपने स्वीकारा। लेकिन ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार हम जब चर्चा कर रहे थे, नक्सलवाद अपनी समाप्ति की ओर था, ढलान की ओर था, समाप्त नहीं हुआ था। और आज जब हम बैठे हैं तो सशस्त्र माओवाद को खत्म हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। लेकिन एक जो बात है, जो आपने एक लंबा जो दौर देखा, नक्सलवाद के शुरुआत का भी दौर देखा 80 के दशक में, आपका जो परिवार था वो एक ऐसे अंदरूनी गांव में था जहां पर शुरुआती जो नक्सलवाद का दौर आया उसी क्षेत्र में आया। आपका जो परिवार था उसने खुद भी नक्सलवाद का दंश झेला। आप खुद एक नक्सल पीड़ित परिवार से आते हैं। तो ये जो पूरी कहानी, इस पूरे आतंक की कहानी को आपने देखा और आज जब नक्सलवाद को खत्म होते हुए देख रहे हैं, आपका अपना अनुभव क्या रहा? आपने बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी तो अचानक विश्वास भी नहीं होता कि आज जो है पूरे हमारे सुकमा जिले में ही नहीं बल्कि पूरे बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। ये हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। अनुभव की बात है, जहां तक आपने कहा, ये बहुत ही दुखद और पीड़ादायी रहा, क्योंकि हम लोग अपने आंखों के सामने हमारे गांव के गरीब आदिवासी भाई बहनों को गोली से भून करके हत्या करते हुए देखा है। हमारे देश सेवा के लिए जो जवान उस क्षेत्र में तैनात थे, उनके वाहनों को बम विस्फोट करके उड़ाया गया। काफी दर्दनाक घटनाएं हम लोग
अपनी आंखों से देखा है, और आज हम लोग उस आतंक और दर्द से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। कभी आपने सोचा था कि आप अपने इस जीवन काल में नक्सलवाद से मुक्त होता हुआ बस्तर देखेंगे? हाँ, मन में एक विश्वास तो था कि अब नहीं तो कभी ना कभी तो नक्सलवाद समाप्त होगा, लेकिन इतना जल्दी समाप्त हो जाएगा ये हम लोग नहीं सोचे थे। और अब जब ये समाप्त हो गया है जी तो आप स्वयं तो अच्छा अनुभव कर ही रहे हैं, जी जी। लेकिन अपने आसपास जो ग्रामीण हैं, आपसे जुड़े जो लोग हैं, उनके साथ जब आप इस चीज को चर्चा करते हैं नक्सलवाद समाप्ति की, तो आपको क्या अनुभव मिलता है उनसे एक बातचीत? नए प्रकार का आजादी महसूस कर रहे हैं, शांति का वातावरण महसूस कर रहे हैं, और जैसा हमारा स्वभाव है खुले में विचरण करने का, जंगलों में सुबह उठने से घर छोड़ के हम जंगलों में जाते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन, तो वो पुराने दिन हमको याद आ रहे हैं। बचपन में जैसा हमने वातावरण देखा था गाँव का, लगभग ठीक उसी प्रकार का वातावरण आज भी है। आप देख रहे होंगे हमारे भेजी क्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगा जी। वो लगभग 30 वर्ष से भी ज्यादा समय हुआ। अच्छा, वो मेला तो देखा रुक जाए गया मतलब था। वो नक्सल आतंक जी जब फैला जी, उसके बाद तब से वो रुका रुका हुआ मेला। था। और इस साल पहली बार है जो बड़े हर्ष और उत्साह उल्लास के साथ मेला का आयोजन हुआ। आप कह रहे हैं कि लोग काफी प्रसन्न हैं, जी खुश हैं, अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में एक अलग नैरेटिव दिख रहा है। सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि कुछ लोग सोशल मीडिया में वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं, कुछ पोस्ट लिखते हुए आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नक्सली जो थे वो तो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते थे। नहीं ऐसा ये क्या है? नहीं ऐसा कभी भी नहीं रहा है। वास्तविकता इससे कोसों दूर है। ये एक नैरेटिव बनाने का कोशिश है, और ये नैरेटिव वो लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं जो लोग कल तक कई वर्षों से नक्सलियों का सपोर्ट में बात करते थे। अच्छा, वैचारिक रूप से उनका समर्थन करते थे, और कहा जाए तो वो बिना बंदूक के अर्बन नक्सली थे। वो वही लोग ये इस प्रकार के नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा भी आपने कहा कि जल जंगल जमीन, मैं एक एक करके उसका जवाब देता हूँ। जी। जमीन की बात है, जहां तक जमीन की बात है, तो वहां पे जो लोग पहले से निवासरत थे उनको पिछली सरकारों ने भूस्वामी का पट्टा दिया है, अधिकार दिया है। उनके पास पट्टे हैं शासन के, खुद की जमीन हाँ है। खुद की जमीन है, उनके पट्टे हैं। तो उस पट्टे में काम करने वाले लोगों को तुम भूस्वामी हो, सरकार का ज्यादा समर्थन करते हो, ये कह के जमीन से बेदखल करने का प्रयास किए ये नक्सली लोग। और ऐसे आज भी कई लोग हैं, मेरे अंदाज में, ठीक आंकड़ा तो मेरे पास जानकारी नहीं है, मगर एक अंदाज बता रहा हूँ, 45,000 से लेकर के 60,000 के लोग, हमारे विधानसभा के लोग, सुकमा जिले के लोग आज भी, ज्यादातर लोग तेलंगाना में है, कुछ लोग उनके भय के कारण से आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में, सीमावर्ती प्रांतों में, मतलब जमीन से बेदखल करने का काम नक्सलियों ने किया। जिस जमीन की रक्षा करने की बात कह रहे हैं ये लोग, नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, वहां से बेदखली का काम इन लोगों ने किया, खुद कब्जा करने के लिए। उसमें ये लोग अपने चहेते लोगों को जो उनका साथ दे रहे हैं उनको जमीन देने के लिए उनको बेदखल किए। ये तो हो गया जमीन की बात। दूसरा रहा जंगल। आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग भी नक्सलवाद को करीब से देखे होंगे, जानने समझने का प्रयास किए होंगे, तो एक बात स्पष्ट तौर से मिलता है कि जितने क्षेत्र में इन लोगों का कब्जा था उस जगह कहीं न कहीं कीमती इमारती लकड़ियां हैं, तो उसका तस्करी इन लोगों ने किया। बिल्कुल, लकड़ियों की तस्करी और स्मगलिंग की खबरें तो कई बार आई। हाँ, कई बार पेपरों में भी आया, आप लोगों ने उजागर भी किया, मीडिया वालों ने। तो जंगल की सफाई तो ये लोग कर रहे थे, सागौन लकड़ी की तस्करी, शीशम लकड़ी की तस्करी, नदी के किनारे किनारे सब यही लोग तस्करी कर रहे थे। फिर कहां से जंगल बचा रहे थे? ये सब नैरेटिव बनाने की कोशिश है। अब आखिरी आपका रह गया पॉइंट, जल का भी, हाँ, इसमें और एक जोड़ना चाहता हूँ। ये लोग सिर्फ कीमती लकड़ियों का ही तस्करी नहीं करते थे, उसका तो करते ही करते थे, साथ में जो वहां पे कीमती पत्थर है, खनिज है जी, जैसे कोरंडम है, नीलम है, ऐसे बहुमूल्य पत्थरों का खनिज है, उसका भी ये लोग
तस्करी करते ऐसा थे। भी सुनने में आया है कि ये लोग जो एक तरफ ग्रामीणों को दिखाते थे कि हम माइंस का विरोध कर रहे हैं, जी, और दूसरे साइड वो माइंस वो वालों से खुद लेवी लेकर या अवैध तरीके से अवैध माइंस तरीके लेके से ये खुद ही लोग ये खुद काम तस्करी करते थे। करवाते थे। ऐसा भी होता था। ऐसा भी होता है, सही है। तो ये कौन सी जमीन और जंगल बचा रहे थे? ये कहाँ से बचा रहे थे? ये तो खाली नैरेटिव बनाने का कोशिश है। अब जो रही बात जल की, तो इस जल का ये जो गोदावरी वाला जो शबरी का नदी है, इसी में अब सड़क से ले जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, पुलिस चेक करेगी ना, जगह जगह नाका लगा है। तो ये लोग अंधेरी रात का फायदा उठा करके लट्ठे बना करके जो है ये लोग सबरी नदी के किनारे जलमार्ग से तस्करी किया करते थे, लकड़ियों की। लकड़ियों का। अच्छा, क्योंकि रोड से तो नाके लगे हैं ना जगह जगह, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में, आंध्र में, उड़ीसा में, तेलंगाना में। तेलंगाना में। तो उससे बचने के लिए ये लोग रातों को जो है जल के जरिए, तो ये कहना और सरासर गलत होगा कि ये लोग जंगल जमीन बचाने का काम कर रहे थे। नहीं, कभी भी इन्होंने जल जंगल जमीन बचाने का काम नहीं किए, बल्कि गांव वालों को अशुद्ध पानी पीने के लिए मजबूर करते थे। आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि जैसे किसी गांव में या किसी पारा टोले मोहल्ला में शासन का बोरिंग लगा हुआ है जी। बोरिंग लगा हुआ है, तो उस बोरिंग से पानी पीने के लिए मना करते थे। क्यों मना करते थे? कि नहीं, अगर वो शासन के द्वारा खुदा हुआ बोरिंग का पानी पियोगे तुम लोग शासन के पक्ष में जाओगे, इसलिए उसको बोरिंग को ही नष्ट कर देते, तोड़ देते थे। तो क्या उसकी जगह वो गांव वालों के लिए दूसरे बोरिंग की व्यवस्था करते नहीं, थे? नहीं, दूसरे बोरिंग का व्यवस्था नहीं करते थे, बल्कि नदी में, तालाबों के किनारे, झरनों के किनारे, पोखर में गड्ढे खोद के गंदा पानी पीने के लिए मजबूर करते थे। ये था नक्सलियों का असली चेहरा। ये जो आप कह रहे हैं इसका मैंने स्वयं अनुभव किया। अबूझमाड़ के अंदर एक गांव है, अच्छा, वहां पर मैं गया था जी, और उस गांव में मैंने देखा कि वो लोग गड्ढे खोदकर पानी पी रहे हैं। और जब मैं वापस आ रहा था तो फिर मैंने देखा कि उसी गड्ढे पे एक कुत्ता जो है वो भी वहीं से पानी पी रहा है। ये सब वही ये स्थिति सही है। इसलिए फिर मैंने पूछा, एक अधिकारी से बात किया तो पता चला कि वहां पर पानी तो छोड़िए, बिजली के लिए खंबे जब गाड़ने की बात हुई तो जब खंबे को लेकर वो गाड़ा गया तो अगले दिन नक्सलियों ने उस खंबे को तोड़ दिया था। तो वो कभी पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंचने दिए, सड़क नहीं कभी पहुंचने वो दिए, बोरिंग नहीं पहुंचने दिए, सड़क तो पहुंचने सड़क दिए, नहीं पुल पुलिया बनने तो नहीं ये दिए। कैसे जल जंगल जमीन की जो लड़ाई हो ही थी? नहीं सकते। ये तब निरेटिव बनाने का काम कर रहे थे, ये कभी भी एक और जो आपने कहा नैरेटिव बनाने की, मुझे नहीं पता ये नैरेटिव है कि कितनी सच्चाई है, कितना क्या है। आप जमीन पे हैं, आप ज्यादा बता पाएंगे जी। उसी जमीन से, बस्तर की ही जमीन से कई लोगों के वीडियो सामने आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नक्सली थे इसलिए जल जंगल जमीन सुरक्षित था और नक्सलियों को इसलिए मारा गया ताकि जल जंगल जमीन पर लूट की जा सके। क्या नक्सलियों को इसलिए मारा गया? नहीं, 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 वो तो आदिवासियों का, निर्दोष आदिवासियों का हत्या करते थे और काफी सारे भूभाग में कानून व्यवस्था का परिपालन नहीं होने देते थे, वो नक्सलियों के कब्जे में था। तो लोग ऐसा कहने वाले क्या कानून का राज चाहेंगे कि जंगल राज चाहेंगे? नक्सलियों का राज चाहेंगे क्या लोग? ये उन्हीं के नुमाइंदे हैं। कौन है? वही मैं जानना चाह रहा कि ऐसा ये सब जो कह रहे हैं ये कौन लोग हैं जिनके वीडियोस, मुझे लगता है शायद आपने भी ऐसे कुछ वीडियोस तो देखे ही होंगे। जी, जी, जो हम सोशल मीडिया पे काफी ये वही लोग हैं। ये कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो लोग कल तक का नक्सलियों का खुले तौर पे समर्थन करते थे। तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित समाज सेवक, तथाकथित राजनीतिक लोग। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ना बुद्धिजीवी हैं, ना समाज सेवी हैं, ना राजनेता है। एक गांव के कुछ युवा भी हैं जो ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, वो कौन है? जी, जी, ये वो युवा हैं जो लोग शुरू से माओवाद की पढ़ाई करके निकले हैं। अच्छा, वो वहां से प्रभावित रहे हैं शुरू से, माओवाद से प्रभावित। और अब बंदूक चली गई है तो वो मोबाइल का सहारा लेकर वीडियोस बना रहे हैं, इस तरह के नैरेटिव रचने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपके क्षेत्र में भी हो रहा है, दिख रहा है आपको? जी, जी, दिखता है, कभी कभी आता है। तो जब हम सोशल मीडिया में ये सब देखते हैं और मुझे लगता है कि हमारे तक पहुंच रहा है, देश के और भागों तक पहुंच रहा है, सुकमा के जो ग्रामीण है, क्या वो पूरे ग्रामीण भी इस तरह से सोचते हैं कि नक्सली जो थे वो जल जंगल जमीन की रक्षा? नहीं, ऐसा नहीं सोचते। या नक्सलियों को मारा इसलिए गया ताकि जल जंगल में लूट की जाए? क्या लोग भी ऐसा सोचने लगे? नहीं, लोग ऐसा नहीं सोच रहे। ये सिर्फ चुनिंदा लोग ऐसा सोच रहे हैं। ज्यादातर 94-95% जनता आज भी उनको नक्सली आतंकवाद के नाम से जानते हैं। और ये वही लोग हैं जो 4-5% लोग जो शुरू से मार्क्सवाद को
माओवाद को पढ़ के आए माओवाद को हुए, जो पढ़कर आए जो हुए। उनके समर्थक है, नक्सलवाद के समर्थक है, ये वो लोग ऐसा कहते हैं, वीडियो बनाते हैं। एक और नैरेटिव चल रहा है बस्तर में, मैं आपसे जमीन की स्थिति जानना चाहूंगा कि नैरेटिव ये है जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि नक्सलियों को हटाने के बाद अब जो सरकार है, सरकारें हैं, मैं कहूंगा राज्य और केंद्र दोनों की सरकारों पर ये बात आ रही है कि अब वहां के जो स्थानीय जो जनजातीय समाज है उनको भी विस्थापित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, उनके घरों से उनको निकाल दिया जाएगा और उनकी जमीनों पर कब्जा करके खदानें शुरू कर दी जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो क्या, ये ऐसा कहने वाले लोग क्या यही चाहते हैं कि सशस्त्र नक्सली पूरे बस्तर जैसे बहुत बड़े भूभाग को कब्जा करके रखेंगे? जहां एक बिल्डिंग, जो ताज होटल है मुंबई में, जब आतंकवादी एक बिल्डिंग को कब्जा करते हैं तो त्वरित कार्रवाई होकर के पूरे आतंकवादियों को खत्म किया जा सकता है। तो इतने बड़े भूभाग, जहां पर कि केरल जैसे राज्य से भी बड़ा भूभाग है बस्तर का, तो क्या बस्तर का इतना बड़ा भूभाग नक्सलियों के कब्जे में रहे क्या? नक्सली आतंकवादियों के कब्जे में सौंपना चाहते हैं क्या? आजादी मिलना चाहिए कि नहीं? और अभी तो वही हुआ है। और अभी तक तो ऐसा किसी भी उद्योगपति को कहीं का भी आवंटन नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट की बात नहीं हुआ है। तो ये विस्थापन वाला नैरेटिव कैसे चल रहा है? ये बस वही लोग कर रहे हैं, मैं बताया ना, उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं, नक्सली समर्थक है ये जो कह रहे हैं। आपके क्षेत्र में दो और जो नेता हैं उनके बयान लगातार वायरल होते रहते हैं, बीच बीच में उनके बयान आते रहते हैं। एक है कवासी लखमा और एक है मनीष कुंजाम। मनीष कुंजाम लंबे समय तक खुद कम्युनिस्ट पार्टी में रहे और हम सभी जानते हैं कि अभी भी वो कम्युनिस्ट विचारधारा को ही फॉलो करते हैं, लेकिन अब उन्होंने अलग एक पार्टी बना ली है, मेरे ख्याल से बस्तर राज पार्टी, ऐसा कुछ, बस्तर राज मोर्चा। और कवासी लखमा तो कांग्रेस पार्टी से, लेकिन उनको लेकर भी कई तरह के दावे किए जाते हैं जो कि सच भी हो सकते हैं, झूठ भी हो सकते हैं। तो अभी मैं दोनों नेताओं के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो मनीष कुंजाम का एक बयान अभी बीच में लंबे समय से चल रहा था कि हम बाहरी लोगों को भगाएंगे। फिर जब बाहरी लोगों को भगाने की बात मनीष कुंजाम जी कह रहे थे, तो नक्सली लीडर कौन से यहाँ अंदर के थे, कौन से बस्तरिया थे? वो तो बाहरी थे ना, उनको क्यों नहीं भगाया? अब देखिए, जहां तक मनीष कुंजाम जी का बात है, इनका सुर बदल गया है। ये जब तक नक्सलियों का राज था बस्तर में, उनका प्रभाव था, तो अलग भाषा बोलते थे, अलग सुर में बात करते थे। अब जब सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो गया है, तो अब उनका सुर बदल गया, अलग भाषा में बोल रहे हैं। क्या बोलते थे जब नक्सलवाद के समय? बोलते थे कि नहीं, कहीं न कहीं गांव वालों का शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस चीज को बचाने के लिए ये लोग सशस्त्र रूप से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा पहले कहा करते थे। नक्सलियों के खिलाफ अब ठीक उल्टा बोल रहे हैं, नक्सलियों के खिलाफ। नक्सली लोग जो है बस्तर वासियों का शोषण किए, अन्याय किए, अत्याचार किए, निर्दोष आदिवासियों को, कई लोगों को मारे, ये आज कह रहे हैं मनीष कुंजाम। ये तो हो गया, इतने सालों तक कभी नहीं कहा, अब कह रहे हैं जब पूरी तरह खत्म हो गया। और जहां तक कवासी लखमा जी की बात है, तो मैं कहना चाहूंगा कि वो कोई माने न माने भाई साहब, वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली नक्सलियों के समर्थक रहे हैं। और इनको बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं आप? मैं खुद वहां जमीनी हकीकत जानता हूं, तो मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन? चुनाव कैसे जीत जाते हैं? ये चुनाव में भी नक्सलियों का सहयोग मिलता है। जो भाजपा या कम्युनिस्ट का बस्तर राज मोर्चा के बूथों में, वहां स्ट्रिक्टली नक्सली बहिष्कार करते हैं चुनाव में, और जहां कांग्रेस के जहां पोलिंग सेंटर से उनको ज्यादा वोट पड़ते हैं, वहां ये लोग ढील दे देते हैं। तो इसका क्या मायने निकाला जाए, आप बताइए। ये तो खुद सोनू ने सरेंडर करने के बाद जब मेरे से पॉडकास्ट हुआ जी भूपति का जी, तो उसने भी बताया मुझे ये चीज जी कि ये वास्तविक हम भाजपा का बहिष्कार करने की बात करते हैं, किसे वोट देना नहीं बताते, लेकिन लोग समझ जाते हैं कि हमें किसको वोट देने की बात कर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है, आपके क्षेत्र में भी होता ही होगा, ये होता रहा है, आज तक पिछले चुनाव तक होता रहा है, लगातार होता रहा है। तो अब जब इस तरह की चुनौतियां आपके सामने आ रही है, तो आपको क्या लगता है जो अभी सुकमा में या बस्तर में
सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या दिख रही है? अब जो सशस्त्र माओवाद खत्म हो गया, तो अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है वहाँ? सबसे बड़ी चुनौती यही लोग हैं, जो उनके समर्थक जो बचे हैं, जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, जो नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये लोग चुनौती है। तो जल जंगल जमीन तो अच्छी बात है ना, उसे संभालना। नहीं तो जल जंगल जमीन को कहाँ बचाने का ये लोग बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ नैरेटिव गढ़ने का जल काम जंगल कर रहे हैं। जमीन के नाम पर आड़ लोगों की है। भावनाओं को भड़का रहे हैं, आड़ है, आड़ से लोगों के भावनाओं को भड़का अपनी करके नेतागिरी करना चाह फिर रहे हैं। से क्षेत्र को अशांत करने का प्रयास है। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे जो लोग हैं जो नक्सल समर्थक रहे, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए भी ये सब कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। कहीं न कहीं इनका अंदरूनी एजेंडा छुपा हुआ है, ये सब के पीछे इनकी मंशा यही है। लेकिन भाई साहब, बस्तर की जनता बहुत समझदार होती जा रही है। दिनों दिन उनमें देश दुनिया से जुड़ने का उनका प्रयास लगातार जारी है। वो टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक और आप जैसे सोशल मीडिया, इस प्रकार के सारे तरफ से जानकारी ले रहे हैं। ये तेजी से मुख्यधारा से जुड़ गए हैं और ऐसे लोगों का जनता ही जवाब देगी। आपको हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, पूरी जनता जवाब देगी। एक अंतिम प्रश्न मेरा जी, कि अब चुनौती के बारे में भी आपने बता दिया, अभी तक जो स्थितियां हैं वो भी बता दिया, और आपने ये भी बताया कि जो नैरेटिव चल रहा है वो कैसे प्रोपेगेंडा है। तो बस्तर का विकास आप किस तरह से देखते हैं आने वाले समय में? मैं तो बहुत सुनहरा भविष्य है बस्तर का। आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र में बहुत उन्नति होगा। जिस प्रकार जो आधुनिक कृषक हैं, अन्य प्रांतों में जैसा खेती हो रहा है, वैसा ही खेती हमारे बस्तर के किसान भी कर सकेंगे, ये स्पष्ट मैं देख पा रहा हूँ। और साथ साथ जो हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये लोग बहुत आगे तक जाएंगे। उनमें टैलेंट है, उनको सही समय में सही जगह स्कूल मिला, उनका शिक्षा दीक्षा हो जाएगा तो बहुत बड़े बड़े पदों में जाएंगे। आईएएस भी बनेंगे, आईपीएस भी बनेंगे, आईएफएस जैसे उच्च पदों में जाने का उनको मौका मिलेगा। और आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज का भी स्थापना हो रहा है, दंतेवाड़ा में भी। इस प्रकार चिकित्सा सुविधाएं भी बहुत हो उज्जवल। तो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि अपार संभावनाएं, अपार संभावनाएं हैं। बस्तर जो है पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएं। और मुझे लगता है कि बस्तर अपनी जो कई किसान तो सिर्फ पर्यटन से साल में लाखों रुपए कमा लेंगे। जी बिल्कुल। और अपनी जो परंपराएं हैं, जो उसकी जो बस्तर की अपनी वो परंपराएं जो जनजातीय समाज ने सहेज कर रखी, अपनी रूढ़ी परंपरा की चिकित्सा की परंपरा जी, जो आज भी आधुनिक मेडिकल साइंस नहीं, जो उनका एंशियंट मेडिकल साइंस है, जो प्राचीन मेडिकल साइंस है, वो आज भी कायम है। जैसे जो नक्सलवाद के कारण कभी सामने नहीं आ पाया, तो मुझे लगता है कि अब वो भी सामने आएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, दुनिया उसे भी जानेगी अब। जी जी। तो जो आज की चर्चा है, मुझे लगता है स्वयं जी की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से प्रोपेगेंडा है जिनको बारे में आपने बताया विस्तार से। और ये जो नैरेटिव हम सभी, आपके भी मोबाइल तक आता होगा कि बस्तर में ये खदानें खुल रही हैं, इसको तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे लोगों को हटाया जा रहा है, जल जंगल जमीन को काटा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ चुनिंदा ग्रुप्स हैं, चुनिंदा समूह हैं जो इस तरह का प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। और ये चीज हम बस्तर के जो ग्राउंड के व्यक्ति हैं, जिन्होंने 1980 के दशक में नक्सलवाद को आते हुए देखा, उसके पहले की बस्तर की समृद्धि को भी देखा है, उनके मुंह से हम सुन रहे हैं। और उन सारी सच्चाइयों को जानना और समझना आवश्यक है। बहुत धन्यवाद स्वयं जी, आपने समय निकाला हमारे लिए। और अपने दर्शकों को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके पास कभी भी इस तरह के जब वीडियोस आए, इस तरह के कोई पोस्ट आए जिसमें कहा जा रहा हो कि बस्तर में नक्सली जो थे वो जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, स्थानीय आदिवासी जो थे, जनजाति जो थे, वो उनका समर्थन करते थे, या जो स्थानीय लोग थे वो नक्सलियों के सपोर्ट में खुद बंदूक उठाकर चल दिए, तो ऐसा नहीं है। बस्तर की सच्चाई ये नहीं है। बस्तर की सच्चाई बिल्कुल अलग है, जो आज तक आप तक नहीं पहुंचाई गई। ऐसी ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज और ऐसी ही सच्चाइयों को जानने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव। ऐसे ही चर्चाएं, ऐसे ही पॉडकास्ट, ऐसे ही तमाम विषयों पर इंटरव्यूज जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं ला कर देता, वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं वो हमें जरूर बताएं और द नैरेटिव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।